भारत महान है, विशाल है, समृद्ध है। भारत अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उच्च कोटि की है। हम इसे गुलाम कैसे बनाएंगे? ये सवाल मुगलों और अंग्रेजों दोनों के ही सामने पहाड़ की तरह खड़े थे। फिर भी भारत को गुलामी की बेड़ियों में बांध दिया गया। ऐसा आखिर कैसे संभव हुआ? आक्रमणकारी ये जानते थे कि भारतीयों को शक्ति और जोर जबरदस्ती से लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। लिहाजा उन लुटेरों ने भारत की भोली भाली जनता के खिलाफ एक भयावह साजिश की रचना की। भारत की शिक्षा व्यवस्था व गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया गया और नई व्यवस्थाएं लागू की गई। इन नई व्यवस्थाओं के चलते भारतीयों की मौलिक विचारधाराओं का नाश किया गया और नई आइडियोलॉजीज लोगों के अंदर उनकी नसों में भर दी गई। गुलामी ये तो एक सोच है। भारत के लोगों की सोच को अगर इन लुटेरों ने गुलाम बना लिया तो ये जैसा कहेंगे भारत के लोग तो वैसा ही करेंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही मानेंगे। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे भारत के लोग अपनी एंशिएंट धरोहर और आइडियोलॉजी से दूर होने लगे। लुटेरों की नई और मैनिपुलेटिव आइडियोलॉजी पूरे भारतीय समाज में फैल गई। आज जब कभी भी हम अपने वेदों, पुराणों, ग्रंथों, शास्त्रों, रामायण या महाभारत में वर्णित बातों पर सवाल खड़े करते हैं तो ये हम स्वतः नहीं करते, बल्कि ये काम वही मैनिपुलेटिव आइडियोलॉजी करती हैं जिसे हमारे अंदर सदियों पहले भारत के लुटेरों ने पिरो दिया था। ये वो इतिहास नहीं है जो हम सबको बताया गया। ये कहानी है भारत के खोए और सच्चे इतिहास की। ये कहानी है भारतीयों को भारत के खिलाफ करने की। हमारे पुराणों में दर्ज भारतवर्ष में आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार शामिल है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों या नागरिकों को भारतीय कहते हैं। ऐसे विशाल भारत के एंशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुलों और आश्रमों में संस्कृत भाषा में वेद, वेदांत, उपनिषद, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, शब्ददर्शन यानी न्याय, योग, वैशेषिका, मीमांसा, सांख्य आदि पढ़ाए जाते थे। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वॉरफेयर, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, डांस, म्यूजिक, ज्वेलरी मेकिंग, मेटलर्जी, वॉरक्राफ्ट, स्कल्पचर, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड, बिजनेस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पर भी काफी ध्यान दिया जाता था। सभी शिष्य अपने गुरुओं के साथ ही रहते थे, जिस कारण गुरु व शिष्य के बीच एक गहरा रिश्ता होता था। गुरु एथिक्स, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस जैसी वैल्यूज अपने शिष्यों में इनकलकेट करते थे। हायर स्टडीज के लिए तक्षशिला, नालंदा जैसी कई यूनिवर्सिटीज मौजूद थी, जहां लॉ, मेडिकल, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी आदि सीखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। फेमस चाइनीज स्कॉलर ज़ुआनज़ैंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी से ही योग शास्त्र पढ़ा था।
इसी गुरु शिष्य परंपरा से हमें अपने इतिहास में श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, चाणक्य जैसे कई महान लीडर्स मिले। पर हमारा हाल आज ये है कि हम श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। इसमें हम अकेले नहीं, कई यूरोपियन क्रिश्चियन स्कॉलर्स और प्रख्यात इतिहासकार भी श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के कई राजनेताओं ने भी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। सही है, श्री राम तो बस एक काल्पनिक पात्र हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। जिनका अस्तित्व था वो थे जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ और डेथ के हिसाब से हम आज अपनी काल गणना जो करते हैं, बिफोर क्राइस्ट BC, एनो डोमिनी AD को तो आप जानते ही होंगे। मैथ्यू, मार्क, जॉन, ल्यूक ने क्राइस्ट की सत्यता को प्रमाणित जो किया है। सही, इतिहास ऐसा होता है। ये थोड़ी ना कि कोई भी ऋषि वाल्मीकि आकर अपनी मनगढ़ंत कहानी लिख देंगे और हम श्री राम पर यकीन कर लेंगे। महर्षि वाल्मीकि हमें बताते हैं कि चैत्र माह के 9वें दिन की दोपहर को जब पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हुआ और कई दृश्यमान ग्रह उच्च स्थिति में थे, तब श्री राम का जन्म हुआ। मैथ्यू, मार्क, जॉन, ल्यूक को शायद पता नहीं था कि कौन से माह, वर्ष, दिन या ऋतु में क्राइस्ट का जन्म हुआ, नहीं तो वो जरूर मेंशन करते। हालांकि मैथ्यू ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि क्राइस्ट के जन्म के समय पूर्व की तरफ आकाश में एक चमकता तारा दिखाई दे रहा था। महर्षि वाल्मीकि को भी शायद ऐसी इन डेप्थ डिटेल देनी चाहिए थी। राम अयोध्या महल में माता कौशल्या को जन्मे थे। कल्पना, क्राइस्ट कुमारी मेरी को जन्मे थे। स्थान कुछ पक्का नहीं। हिस्ट्री, राम के पिता महाराजा दशरथ अज के बेटे थे, जिन्होंने अयोध्या पर कई वर्षों तक राज किया। वाल्मीकि राम के पुरखों की सूची हमें देते हैं, जिस वंशावली की पुष्टि दूसरी अन्य प्राचीन किताबें भी करती हैं। कल्पना, क्राइस्ट की 2 अलग अलग वंशावली है। मैथ्यू एंड ल्यूक क्राइस्ट के पिता किसके बेटे थे, उस पर सहमत नहीं। हिस्ट्री, श्री राम तो राज परिवार में जन्मे थे। राज परिवार की वंशावली रिकॉर्ड करना तो एक परंपरा है। झूठ, क्राइस्ट तो एक कारपेंटर के बेटे हैं, तो एक बढ़ई की वंशावली का रिकॉर्ड कौन रख रहा था और क्यों? खैर, सच, क्राइस्ट कितनी सटीक हिस्टोरिकल डिटेल्स के बाद उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट तो देना बनता है। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ श्री राम डिनाइड। खैर, हमारा यहाँ जीसस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना उद्देश्य नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य श्री राम पर खड़े किए गए सवालों का जवाब देना है। एकम सद्य विप्र बहुधा वदंती। ऋग्वेद के इस मंत्र का अर्थ है कि एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। इफ वी रिस्पेक्ट क्राइस्ट, वी ऑल्सो रिस्पेक्ट श्री राम। वन शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट और डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ श्री राम जस्ट आउट ऑफ इमेजिनेशन। हम सब के अंदर लुटेरों द्वारा दी गई सोच की गुलामी ने इस कदर घर कर लिया है कि हमारे सामने हर मुमकिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद हम सच को देख ही नहीं पा रहे। ये जो साजिश हमारे साथ की गई, इसे आज बंद दरवाजों के पीछे वो लुटेरे ठहाके लगाकर आइडियोलॉजिकल सबवर्जन बुलाते हैं। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन यानी हमारी विचारधारा का विनाश। Replace traditionally established institutions and organizations with fake organizations. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. Instead of social life and friendship between neighbors, establish social workers institutions. A people who are on payroll of whom? Society? No. Bureaucracy. The slow process, which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow. Educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy.
In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, the time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to. बख्तियार खिलजी जैसे क्रूर शासक ने भारत की टॉप यूनिवर्सिटी नालंदा में आग लगवा दी और कई गुरुओं की हत्या करवा दी। सारी किताबें, सारा ज्ञान जलकर राख हो गया। भारत में इस्लामिक इन्वेजन के बाद कई गुरुकुलों को तबाह किया गया और हमारे गुरुओं को मारा गया। लाशें गिनने वाला कोई नहीं था। रामराज्य जैसा आदर्श शासन अब भारत के जनमानस में एक धुंधली याद बनकर रह गया था। अब तो हम बस ये देखा करते थे कि कौन सा शासक आ रहा है और कौन जा रहा है। एक नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना हुई, इस्लामिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन, और पूरे मीडिएवल एज में प्राइमरी फोकस इसी नई एजुकेशन पर रहा। गुरुकुल और आश्रमों की जगह अब मकतब और मदरसों ने ले ली थी। संस्कृत भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा। मीडिएवल पीरियड के एंड में इस्लामिक इन्वेडर से कई गुना शातिर अंग्रेजों ने भारत पर अटैक किया। अंग्रेजों ने एक सर्वे करवाया और पाया कि नॉर्थ इंडिया की साक्षरता दर 99% और साउथ इंडिया की 100% थी। अंग्रेज हैरान थे। इतने आक्रमण, इतनी हत्याओं के बाद भी इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम खत्म नहीं हुआ था। भारत के महान ज्ञान को हमारे ब्राह्मणों ने श्रुतियों के माध्यम से जनमानस में जिंदा रखा। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत की स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन, धर्म, शास्त्र और पुराण है। शातिर अंग्रेज उसे तोड़ने में लग गए। हाल ये था कि सन 1820 आते आते अंग्रेजों ने हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म कर दिए। इसके बावजूद हम लोगों ने अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन जारी रखी। अब बारी थी भारत के जनमानस की विचारधारा को जड़ से बदलने की, भारतीयों से अपनी ही पहचान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगवाने की, हमारे संपूर्ण आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की। थॉमस बैबिंगटन मैकॉलेज एक सोची समझी व्यापक साजिश के तहत इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को डिग्रेड करने में लग गए। लोगों के अंदर ये सोच डाली जाने लगी कि भारतीय ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। अगर कुछ सही है तो वो है अंग्रेजों का कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम। मैकॉलेज ने अपनी आइडियोलॉजी के चलते वेस्ट की इंग्लिश लैंग्वेज को भारत में एजुकेशन का मीडियम बना दिया। भारत की प्राचीन सभ्यता की जड़ें अब कमजोर पड़ने लगी थी। साल 1835 आते आते एक नए भारत का जन्म हो चुका था। मैकॉलेज ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाते हुए कहा कि केवल अपर कास्ट ब्राह्मणों को इंग्लिश एजुकेशन दी जाएगी और बाकियों को नहीं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। भारत के ज्ञान को हमारे ब्राह्मणों ने ही श्रुतियों के माध्यम से जिंदा रखा था। मैकॉलेज ने अटैक उन्हीं ब्राह्मणों पर किया। लगभग 100 सालों तक इसी नए सिस्टम से ब्राह्मण परिवारों के बच्चों को एजुकेट किया गया। पिता की जगह फादर ने ले ली थी। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के बच्चे जब बाहर निकलते तो उन्हें खुद का समाज और परिवार पिछड़ा लगता। बाकी कास्ट के ट्रेड, बिजनेस भी अब तक चौपट हो चुके थे। इन 100 सालों में ये सभी बाकी कास्ट गरीब और अनपढ़ बन चुकी थी और ब्राह्मण नए एजुकेशन सिस्टम के चलते भटक चुके थे। 12 अक्टूबर 1836 को मैकॉलेज ने अपने पिता जैकरी मैकॉले को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर हमारा प्लान ऐसे ही जारी रहा तो कोई भी हिंदू जो हमारी न्यू एजुकेशन ले रहा है वो कभी भी अपने रिलीजन और ट्रेडिशन से अटैच्ड नहीं रहेगा। हमारे प्राचीन ज्ञान के साथ छेड़छाड़ हुई, उनमें मिलावट की गई। सोची समझी व्यापक साजिशों के तहत अलग अलग समय में उनमें कालानुक्रम व अन्य लॉजिकल त्रुटियां डाली गईं और इस तरह हमारा पूरा भारतीय सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। अब तो बस ये देखना बाकी था कि कैसे हम आपस में ही अपने गूढ़ भारतीय ज्ञान व परंपराओं पर तर्क वितर्क कर लुटेरों के इरादों को हवा देते हैं। आज तक हम यही कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट। भूगोल एक संस्कृत शब्द है जो भू और गोल 2 शब्दों से मिलकर बना है।
भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार या गोल। इस प्रकार भूगोल का अर्थ है पृथ्वी गोल है। हमारा जनमानस इस शब्द का इस्तेमाल तो प्राचीन समय से ही करता आया है। यह हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी दर्ज है। हम हमेशा से ही जानते थे कि पृथ्वी गोल है। काउंटर आर्ग्यूमेंट। भाषा का विकास मानव के विकास के साथ होता रहता है। नए नए शब्दों को समय समय पर शामिल किया जाता है। भूगोल को भी कालांतर में विज्ञान और ज्योग्राफी फील्ड के डेवलपमेंट के बाद सम्मिलित किया गया। जगत जिसकी गति है, इसके भी आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भूगोल जैसे ही हैं। सूर्य मलिका, सोलर सिस्टम वेयर सन इन सेंटर एंड प्लैनेट्स अराउंड इट। आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सेम। जब आज आप आसमान में चांद को देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? ब्राइट व्हाइट कलर, राइट। आर्ग्यूमेंट। अथर्ववेदा का वर्ष चंद्रमधि कृष्णम यानी चंद्रमा की मिट्टी का रंग काला है। पश्चिम को तो इस बात का पता तब चला जब उन्होंने मून लैंडिंग की थी। काउंटर आर्ग्यूमेंट। ऐसा स्पेसिफिकली अथर्ववेदा में कहीं मेंशन नहीं है और ये ट्रांसलेशन भी गलत है। आर्ग्यूमेंट। ज्येष्ठा, जो नाम हमने एंटेरीज का रखा। यस, एंटेरीज, अ लार्ज इवॉल्व्ड मैसिव स्टार। हम हमेशा से जानते थे कि वो बड़ा है। काउंटर आर्ग्यूमेंट। इस शब्द को बाद में शामिल किया गया। क्या आप जानते हैं कि हमारे सूरज के सबसे पास जो स्टार है उसका नाम क्या है? जी हाँ, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये स्टार हमारे सूरज से 4.2465 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आर्ग्यूमेंट। इस स्टार को हम मित्र बुलाते थे। मित्र, फ्रेंड, हु इज क्लोज। हमें हमेशा से पता था कि ये स्टार सबसे पास है। काउंटर आर्ग्यूमेंट। एंटेरीज के लिए मित्र शब्द को कालांतर में शामिल किया गया। तथा च स्मर्यता योजनाना सहस्त्रम द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकीन निमिषा अर्धीन क्रममाना नमोस्तुते। ओसन बो टू यू, you who traverse 2202 योजनास in half a निमिषा। एक निमिषा यानी जितना समय पलक झपकने में लगता है। एक योजना यानी 8 से 9 माइल्स। आर्ग्यूमेंट। इस प्राचीन मंत्र से जो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हो रही है वो मॉडर्न साइंस की कैलकुलेशंस के बराबर है। हम प्राचीन वैदिक काल से ही प्रकाश की गति को जानते थे। इस बात को तो IIT कानपुर के प्रख्यात प्रोफेसर H.C. वर्मा जी ने भी अपनी प्रसिद्ध किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के स्पीड ऑफ लाइट चैप्टर में दर्ज किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वही किताब जिसे पढ़कर हम सब बड़े हुए। काउंटर आर्ग्यूमेंट। प्रोफेसर H.C. वर्मा ने अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स किताब में GV राघव राव का जो कोट ऐड किया है उसमें इस मंत्र का ऋग्वेद में जो लोकेशन वर्णित है वहां पर तो कोई और ही मंत्र है, बल्कि ये ऋग्वेद का श्लोक है ही नहीं। ये श्लोक तो सायन नाम के कवि का है। एक्चुअली में जिसने भी ये मंत्र लिखा है उसे स्पीड ऑफ लाइट पहले से ही पता थी और उसने इस मंत्र की रचना उसी आधार पर कर दी। जब ये मंत्र लिखा गया उस समय तक विज्ञान स्पीड ऑफ लाइट बता चुका था। इस मंत्र की लिखावट भी पुराने मंत्रों की स्टाइल से मेल नहीं खाती। H.C. वर्मा ने भी ये कोट करने से पहले परहैप्स लिखा है। लास्टली इस मंत्र में सूर्य के चलने की बात हो रही है जो कि वैसे ही गलत है। यहाँ प्रकाश की गति की बात ही नहीं हो रही। पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका इस्तेमाल हम किसी सर्कल व दूसरे कर्व्ड शेप्स की परिधि, आकार, क्षेत्रफल आदि निकालने के लिए करते हैं। यह हमारे यूनिवर्स को समझने में हमें विशेष सहायता करता है। गोपी भाग्य मधुव्राता श्रृंगी शोदधि संधिगा खलजीवित खाताव गलहालार संधर। आर्ग्यूमेंट। इस मंत्र में अगर आप का, ट, पा को एक से रिप्लेस करें और बाकी कटप्यादी संख्या टेबल का इस्तेमाल करें तो इस श्लोक से आपको पाई की 31 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू मिलती है। दिस वर्स एनक्रिप्ट्स द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 31 डेसिमल प्लेसेस। वी न्यू हाउ टू डू इनकोडिंग। वी डिड दिस इन डिवोशनल एंड पोएटिक फॉर्म। काउंटर आर्ग्यूमेंट। ये सारणी और मंत्र बाद में आया जिसमें खैर ये डिबेट तो लोगों के बीच चलती रहेगी। ये सच है कि हिंदू दृष्टांत या इलस्ट्रेट करते हुए
या एक रूपक भाषा में या पोएटिक फॉर्म में अपने ज्ञान को व्यक्त करते थे, पर लुटेरों द्वारा समय समय पर की गई छेड़छाड़ को भी नकारा नहीं जा सकता। हम और आप अब क्या करें? हम तो अब मैकॉलेस की नई भाषा बोलते हैं। प्राचीन ज्ञान, प्राचीन सिस्टम को व्यक्त करने की पुरानी भाषा को कैसे समझें? किस बात पर यकीन करें, किस पर नहीं? कुछ सीधा सीधा समझ नहीं आता। वो लुटेरे भी यही चाहते थे। 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज कट डाउन बाय यू ब्रिटिश, देयरफॉर टुडे इंडिया इज फार मोर इलिटरेट देन इट वॉज 100 years ago। ऐसा सुनते ही तुरंत फिलिप हार्टॉग, जो पार्लियामेंटेरियन थे, खड़े हुए और कहा, मिस्टर गांधी, इट इज वी हु हैव एजुकेटेड द मासेस ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर यू मस्ट टेक बैक योर स्टेटमेंट एंड अपोलोजाइज और प्रूव इट। इस पर गांधी जी ने कहा, आई वुड प्रूव इट। बाद में गांधी जी के एक फॉलोवर श्री धर्मपाल ने ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद कई रिपोर्ट्स और आर्काइव्स को एग्जामिन किया और इस मामले को इन डेप्थ अपनी किताब द ब्यूटीफुल ट्री में डिस्कस किया। देश अब आजाद है, पर आज भी हम उन्हीं लुटेरों की साजिश के शिकार हैं। यस, वी आर सबवर्टेड। एक देश, एक राष्ट्र तब कमजोर होता है जब वो अपनी जड़ों से छिटक जाता है, और तब एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जो अपने ही मूल्यों, अपनी ही पहचान, अपने ही शास्त्रों, अपने ही ज्ञान को नहीं समझता और उस पर संदेह करता है। जिस उत्तम सभ्यता में हमारा जन्म हुआ था, चंद लुटेरों ने हमसे वो छीन ली। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में इतने ज्ञान और वैभव के रहते हम कुछ लुटेरों के सामने इतने कमजोर कैसे पड़ गए? हम दूसरों से नहीं, अपनों से हारे। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारतीयों को ही अपना एजेंट बनाकर भारत पर राज किया। अपनों से अपनों को गुमराह करवाना आसान था। अंग्रेजी भाषा बोलने वालों ने गुड़ हिंदू ग्रंथों को गलत सलत ट्रांसलेट किया और मास प्रिंटिंग कर जनमानस में खूब भ्रांतियां फैलाई, जिससे कि लोग खुद ही धीरे धीरे अपने ग्रंथों में लिखी अजीबोगरीब बातों के चलते अपने सिस्टम से दूर हो जाएं। हम जिस सती और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की आज बात करते हैं, वो इसी प्रोजेक्ट की उपज थी। आप अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या आपके अपने परिवार में आपके किसी फीमेल एंसेस्टर ने कभी सती कमिट किया? सती वॉज नेवर अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन इन भारत। अर्ली मॉडर्न इंडिया की महान रानी अहिल्याबाई होलकर अपने पति के निधन के बाद काफी दुखी थी और सती होना चाहती थी। लोगों ने उन्हें रोकने के प्रयास किए, पर वो नहीं मान रही थी। फिर फाइनली उनके फादर इन लॉ ने उन्हें सती ना होने के लिए मना लिया। सती वॉज द ओन चॉइस ऑफ द वुमन, नॉट एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम द सोसाइटी। अंग्रेज, जिनकी बंगाल पर बहुत अच्छी पकड़ थी, उन्होंने केवल बंगाल से हजारों सती के केसेस को टेक्स्ट बुक्स में उतार दिया और खूब प्रोपागेंडा किया। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सती प्रथा बंगाल में थी ही नहीं। सती और जौहर, ये दोनों ही ट्रेडिशंस तो मेनली राजस्थान से जुड़ी हुई थी। इनफैक्ट एक्चुअल सती के केसेस बहुत ही गिने चुने हैं। जिन लोगों ने हिंदी में अपनी शिक्षा ली है, उन्होंने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी। राजा राममोहन रॉय भारत के एक समाज सुधारक थे। इंग्लिश वालों ने राजा राममोहन रॉय वॉज एन इंडियन रिफॉर्मर। उन्होंने बहुत सुधार किए और शायद इसीलिए रॉय इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बाय मेनी हिस्टोरियंस। इंडिया के पुनर्जागरण काल के पिता रॉय, इंडिया के न्यू हिंदुइज्म के पिता रॉय। भारत के नहीं, इंडिया और भारत दो अलग सोच बन चुकी थी। पिता राजा राममोहन रॉय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपॉइंट किया था और सन 1833 में राजा राममोहन रॉय के निधन के बाद उन्हें ईसाई पद्धति से इंग्लैंड में दफना दिया गया। खैर, समय के साथ साथ अंग्रेजों का सबवर्जन प्रोसेस सफल तो हो रहा था, पर उनके अत्याचारों से आहत भारत भूमि से अब नई आवाजें उठ रही थी। स्वराज का नारा लोगों की जुबान पे था। आजादी की आग अंदर ही अंदर पूरे देश में फैल रही थी। श्री औरोबिंदो, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल जैसे दार्शनिक हुए, जिन्होंने स्वदेशी और प्राचीन भारतीय गौरव को पुनः बढ़ावा दिया। उनके विचारों को पढ़कर नई पीढ़ी अंग्रेजों के सबवर्जन, डीमोरलाइजेशन से मुक्त होने लगी।
हमारे महान क्रांतिकारी इसी विचारधारा के प्रभाव में बड़े हुए। आखिरकार अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर की डेट 15 अगस्त 1947 को तय कर दी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज जिसको डिस्ट्रॉय किया गया उसकी डेट कभी तय नहीं हुई। Our invaders snatched our ancient knowledge from us and never gave it back. हमारे साथ हुए उस घिनौने आइडियोलॉजिकल सबवर्जन से हम आज भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। हम आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए न्यू इंडिया में रहते हैं, अपने भारत में नहीं।